आज हमारे पास जो टॉपिक है ग्रेविटेशन है। ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ईयर का 6 नंबर चैप्टर है जिसके ऊपर आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइडियाज आते हैं किसके आते हैं, आइजैक न्यूटन के। तो आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट था जो हमारे पास ये आइडेंटिफाई करना चाहता था कि ये मेनली इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट गॉट रिलेटेड विद मैकेनिक्स। अब ये जो आइडेंटिफाई करना चाहता था कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे पास डाउनवर्ड मूव कर रहा है, या हमारे पास जैसे डिफरेंट प्लानेट है वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, जैसे मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना। तो 1666 के अंदर 1666 के अंदर न्यूटन ने क्या देखा कि जब एक एप्पल पेड़ से नीचे गिरा तो उसको ऑब्जर्व किया कि ये पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फॉल हो रहा है। तो इस फोर्स को आइडेंटिफाई, और दूसरा ये भी देखा कि अगर ये इस ऑब्जेक्ट के नीचे गिर रहा है तो मून जो रिवॉल्व कर रहा है किसके, अर्थ के अराउंड, वो अर्थ के ऊपर नहीं गिर रहा है, क्यों। तो इस फोर्स को देखने के लिए इसने कॉन्सेप्ट दिया किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो बोला, इसने बोला कि इनके दरमियान एक फोर्स है जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है बिटवीन मासेस होती है, बिटवीन मासेस। तो इस फोर्स को इसने आइडेंटिफाई किया, और इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट फार्मूला भी दिए हैं, जिसको हम आगे जाके डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है मोशन ऑफ बॉडी, फॉलिंग बॉडी टुवर्ड द अर्थ। मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी टुवर्ड द अर्थ, मतलब जमीन की तरफ जो बॉडी फॉल हो रही है तो उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। और ये हमें आइडेंटिफाई करती है कि हमारे पास, जैसे अगर ये सन है, सन एक हमारे पास सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है। तो सन के अराउंड जो हमारे पास क्या कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है। तो ये अपने एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। तो इसके अंदर एक फोर्स है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, क्योंकि सन का भी मास है और इसका भी मास है। तो ये रिवॉल्व कर रहा है तो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हमारे पास उसके फार्मूला जो क्या है, जिसके लिए हमारे पास लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको हम फर्दर आगे डिस्कस कर रहे हैं। न्यूटन ने, जिसका नाम था आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने इस फोर्स को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। और यहाँ पर हमने कि एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे पास न्यूटन ने दिया था। ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे पास मेजर करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। अब ये जो लॉ हमारे पास क्या मेजर करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर करता है बिटवीन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस। मासेस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करने के इस लॉ को हम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। तो बेसिकली इस लॉ के अंदर हमारे पास ये देखा गया है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमारे नेचर के अंदर चार फंडामेंटल फोर्स है। नेचर, फोर्सेस ऑफ नेचर जिसको कहते हैं। फोर्सेस ऑफ नेचर में हमारे पास कितनी फोर्सेस आती हैं, फोर्सेस ऑफ नेचर। तो उसमें पहली जो फोर्स हमारे पास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो बिटवीन द मासेस होती है, और ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, चार जो फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो फोर्स है हमारे पास कौन सी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर जो है वो चार है हमारे पास, जिसको कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो अभी हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसमें बिटवीन द मासेस है। दो मास एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल। अब क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सब अट्रैक्टिव फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपके पास ये सब अट्रैक्टिव फोर्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज होती है, बिटवीन द चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मैग्नेट की वजह से होता है। जब चार्ज मूव कर रही होती है तो आपके पास कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विद इन द न्यूक्लियस होती है, विद इन द न्यूक्लियस। और वीक स्ट्रॉन्ग ये आपके पास बीटा डीके वगैरह जो होते हैं रेडियो एक्टिविटी के दौरान ऑब्जर्व की जाती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्योंकि जब दो चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही होती है तो उसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। जब चार्ज हमारे मूव कर रही होती है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो क्या करता है, वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर स्टेट करते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये आपके पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, चार्जेस मूव कर रही है वो क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर दो ब्रांचेस को कंबाइन किया गया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंबाइन करके हमारे पास बनाई गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हमें यहाँ पर जो बेसिकली डिस्कस करना है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करना है बिटवीन द मासेस, क्योंकि ये एक फंडामेंटल फोर्स है। ये अट्रैक्टिव है नेचर के अंदर। अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज है और ये हमारा वीकेस्ट फोर्स है कंपेयर टू अदर फोर्सेस। उनसे ये क्या है, लॉन्ग रेंज है पर ये वीकेस्ट फोर्स भी है। तो इसके लिए हमारे पास जो लॉ यूज करते हैं हम क्या करते हैं, जिसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो लॉ बेसिकली इसके अंदर हमारे पास फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2। और ये हमारे पास क्या है, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। डिस्टेंस के साथ क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सपोज करें हमारे पास दो मास है, एक मास हमारे पास m1 है, दूसरा मास m2 है। दी टू मास सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस लेंगे, ये हम डिस्टेंस जो ले रहे हैं सेंटर ऑफ द बॉडी ले रहे हैं, क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर वाला कॉन्सेप्ट है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन अदर वर्ड हम इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। सेंट्रल फोर्स इसी वजह से कहते हैं कि ये फोर्स जो है सेंटर ऑफ वन बॉडी टू सेंटर ऑफ अदर बॉडी लग रही है। अगर सेंटर ऑफ वन बॉडी टू सेंटर ऑफ अदर बॉडी लग रही है और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर मतलब सेंटर ऑफ वन बॉडी से लेके सेंटर ऑफ अदर बॉडी की, इसी वजह से इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और उसके साथ साथ ये जो फोर्स हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है, ये दोनों के मासेस के ऊपर डिपेंड कर रही है, म्यूचुअल फोर्स भी कहा जाता है। और ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल फोर्स है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे ही। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हमारे पास कहा जाता है कि ये जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह इसको म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये किसको फॉलो करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट आल्सो फॉलो द, ये फॉलो करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, दो बॉडी के दरमियान डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उनके दरमियान ये फोर्स क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये फोर्स जो है किसको फॉलो कर रही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। जब इन दोनों चीजों को, दोनों इक्वेशन हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिलती है वो ये बनती है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्योंकि
इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर क्या है, हमारे पास जो फोर्स है, जैसे हम डिस्टेंस को अगर डबल करते हैं तो फोर्स जो होगी हमारे पास क्या होगी, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस जो है इनवर्स स्क्वायर, स्क्वायर आर के ऊपर क्या स्क्वायर है, इस वजह से अगर हम डबल कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो हमारे पास फोर्स जो है वो क्या होगी, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस हम डबल कर रहे हैं, फोर्स जो हो गया हमारे पास 4 टाइम, अगर हम 3 गुना बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस तो हमारे पास फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनली जब रिमूव करते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट पुट करते हैं, दैट नॉट द कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस is a formula we use to the find the magnitude of gravitational force between two masses। ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और जी इसमें जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो है हर जगह पे कांस्टेंट होती है। दिस वैल्यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी फैक्टर, ये वैल्यू किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। इसकी जो वैल्यू है ये है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू वो यूज करते हैं। अब ये जो हमारे पास फार्मूला यूज किया जाता है टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस। अब इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर ये ए बॉडी है, अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो हमारे पास सपोज करें ये एक बॉडी है और ये हमारे पास क्या है, बी बॉडी है। अब बॉडी ए बॉडी जो फोर्स लगा रही है बी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और बी बॉडी जो फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, ए बॉडी को, और वो ए बॉडी को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि क्योंकि ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स होने की वजह से ये जितनी ए बॉडी फोर्स लगाई बी बॉडी पे, उतनी बी बॉडी जो फोर्स लगाएगी ए बॉडी के ऊपर। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जो हमारे पास क्या लगेगा, इसको हम अगर हमारे पे ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, या फिर हमारे पे ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है कौन, बी बॉडी, तो इस कंडीशन को हम इस तरह से लिखते हैं बेटा कि फॉर एग्जांपल फोर्स हमारे पास किस पे लग रही है, फोर्स ऑन ए पे लग रही है बाय बी। और ए बॉडी जो फोर्स लगा रही है उस पे बी बॉडी के ऊपर, तो उसको फार्मूला को हम इस तरह से लिखते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव साइन शो कर रही है, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन देते हैं। ये शो कर रही है दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो उसकी नेचर कौन सी है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसकी वजह से यहाँ पर हम क्या देते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं। और यहाँ पर डालेंगे कैपिटल जी, एम ए मास ऑफ ए बॉडी, एम बी मास ऑफ बी बॉडी, डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, अब डिस्टेंस जो होगा ए और बी के दरमियान, ये डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ वन ए बॉडी टू सेंटर ऑफ बी बॉडी। तो इस डिस्टेंस को हम ऐसे ही कर सकते हैं, आर जो है फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए। क्योंकि हमने यहाँ पर फोर्स ऑन ए बॉडी लग रही है बाय बी, तो इसको हम लिखेंगे बी टू ए, बी से लेके ए तक जो डिस्टेंस है। और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे। यूनिट वेक्टर बेसिकली हमारे पास जो शो कर रहा है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कहाँ से शो कर रहा है, फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। ए तक जो डायरेक्शन हमारे पास ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो लग रही है कहाँ से लग रही है, ए बॉडी पे लग रही है, किससे, बी बॉडी की वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पर हम क्या डालते हैं, यूनिट वेक्टर डालते हैं। अब ये मैंने कहा कि जो फोर्स ए बॉडी जितनी फोर्स बी बॉडी पे लगा रही है उतनी बी बॉडी फोर्स जो है ए बॉडी के ऊपर लगा रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये अगर ए बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो बी बॉडी भी अट्रैक्ट कर रही है, तो मतलब ए बॉडी अगर एक्शन कर रही है तो रिएक्शन कौन दे रही है, बी बॉडी। तो इस फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा कि फोर्स ऑफ ए बॉडी जो ए बी इज अपोजिट है किसके, फोर्स ऑन बी एंड टू ए। तो मतलब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी ये रिलेट होती है किसके, न्यूटन थर्ड लॉ से। क्योंकि ये भी हमारे पास एक पेयर है किसका, एक्शन और रिएक्शन पेयर है। तो मतलब उसके रिलेट कर रहे हैं किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को रिलेट कर रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ से, एक्शन और
रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में। तो ये हमारे पास आ गया न्यूटन थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने फार्मूला जो निकाला है, ये कौन सा है, F इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब फर्दर जो अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने जो फार्मूला यहाँ पर निकाला वो ये निकाला है, फिजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दोनों मासेस के दरमियान अगर मैं कहता हूँ कि मास ऑफ वन बॉडी जो है वो भी आपके पास 1 kg है, और मास ऑफ टू बॉडी जो है वो भी हमारे पास 1 kg है, एंड दी टू मास आर सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, अगर इसको हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा जी, यहाँ पर एम, वन वन डिवाइड बाय वन, वन का करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो फोर्स होगी बिटवीन टू मासेस, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि वन का स्क्वायर वन आएगा, वन को वन के साथ डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जी आएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स हमें मिली, ये बेसिकली किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.67 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ही कह लें कि अगर हमारे फोर्स ही फाइंड करनी है, अगर हमारे पास जो मास है यहाँ पर 2 kg है, ये भी 2 kg है, और ये भी सेपरेट किया गया है हमारे पास 2 मीटर डिस्टेंस के साथ, हम इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट करेंगे क्योंकि यूनिट इसका मीटर है। तो अभी हमारे पास जो फोर्स है किसके बराबर होगी, तो अभी हमारे पास ये फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगी, टू, क्योंकि टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या करेंगे, टू का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिवाइड बाय 4, फोर फोर में कैंसिल हो जाएगा। तो जो फोर्स अगेन किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और कंडीशन आ जाए कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बॉडी है वो यहाँ पर ग्रेविटेशन अगर थ्री 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 का है, तो भी आपके पास जो m1 3 kg है, m2 भी आपके पास 3 kg है, और these two mass are separated by distance of 3 मीटर, then the value of force is also equal to gravitational constant। में थ्री थ्री का नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन आएगा, तो ये फोर्स अगेन हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हम ये यूज करते हैं बेटा यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो कि यहाँ पर हम यूज करते हैं कि अगर हम कहते हैं अगर हमारे पास दो मासेस के दरमियान फोर्स एफ है, दो मासेस के दरमियान, जब उसका मास क्या है, m1 है, और उसका मास m2 है, और इन दोनों मासेस के दरमियान डिस्टेंस जो हमारे पास क्या है, आर है, तो इनके दरमियान जो फोर्स एफ है, अगर मैं डिस्टेंस को क्या करता हूँ, दो गुना बढ़ा देता हूँ। जब डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, दो गुना बढ़ा देते हैं। अगर डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूं तो हमें क्या, हमारे पास इसके दरमियान फोर्स कितनी होगी, हमने कितना बढ़ाया, टू, टू टाइम्स, अगर थ्री टाइम्स अगर कह लें तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस को अगर हम 3 गुना बढ़ा देते हैं तो हमारे पास जो है डिस्टेंस अब आर डैश जो होगा हमारे पास कितना होगा, 3 r हो जाए। अगर आर डैश 3 r आ जाए तो एफ डैश किसके बराबर होगी, तो एफ डैश के लिए क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, g m1 m2, डिस्टेंस अब क्या है, 3 r है, 3 r का स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, एफ इज इक्वल g m1 m2 अपॉन थ्री का स्क्वायर 9 r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला बना हमारे पास, यहाँ पर जो फार्मूला बना ये सेम फार्मूला है जो पहले हम फोर्स में पढ़ के आए। अब जो न्यू फोर्स है ये हमारे पास क्या होगी, दैट फोर्स इज डिक्रीज 3 टाइम्स, ये फोर्स जो होगी हमारे पास 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर क्या है, ये फार्मूला किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये जो फोर्स हमारे पास क्या होगी, 9 टाइम्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हमने क्या किया कि इनके दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज किया, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो क्या होती जा रही है, हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है। तो इस कंडीशन को ये शो कर रहा है। ठीक है, फोर्स जो होगी हमारे पास 9 टाइम्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताता है। अब इसी कंडीशन को देखते हुए हम फर्दर आगे इसको सोल्व कर रहे हैं बेटा।
अब हमारे बुक के अंदर जो पहले इसमें कंडीशन डिस्कस की गई है, उसके अंदर एक हाइजेन फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, जो हमें फाइंड करता है एक्सेलरेशन ऑफ मून। हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ मून। अगर मून, जैसे मैंने कहा कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अगर हमारे पास जो है मून जो मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो उसके पास एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर मून रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ये जो फार्मूला है ये किसने दिया, हाइजेन ने दिया है। तो इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, हाइजेन फार्मूला कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास ये बताता है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बिटवीन द मून एंड अर्थ, इसको हम यूज करते हुए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला हम पढ़ के, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें आपके बुक के अंदर क्या दी हुई, नेगेटिव साइन दी हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या शो कर रहा है, तो फर्दर अगर हम इसको सेंटीमीटर एक्सलेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, और इसके साथ यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर। ये क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पर फर्दर जो है हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन हमें फाइंड करनी है। अगर हमारे पास जैसे देखें कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अर्थ है हमारे पास, ये हमारे पास मून है, और मून एक ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द सर्कुलर पाथ। मून एक ऑर्बिट है, उसका कौन सा, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। इसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये मून जो रिवॉल्व कर रहा है, तो अब इसके पास एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, अब ये कौन सा, सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट की वजह से जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, नाउ द सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो होता है वो हमारे पास है 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कहते हैं। अब इसकी जो वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है, वेलोसिटी या स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, S/T। जो उसका डिस्टेंस है हमारे पास किसके बराबर, 2 पाई टी। टी इज अ टाइम, जो इसका टाइम कौन सा, टाइम पीरियड कंसीडर कर रहे हैं। टाइम पीरियड किसको गया, अगर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसकी जो स्पीड या वेलोसिटी हम कह लें, जो हमारे पास किसके बराबर होगी, दैट इक्वल S/T 2 पाई टी। तो अब क्योंकि ये हमारे पास स्पीड आ गई जिसको हम कहते हैं, अब ये जो फार्मूला है इसको, अगर ये हमारे पास शो कर रहा है, ये वेक्टर फॉर्म है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म है। अभी हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रही है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है टूवर्ड द सेंटर है। ये जो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर डाली, ये शो कर रही है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वो हमारे पास क्या है, टूवर्ड द सेंटर। अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर है, तो यहाँ पर जो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, अगर मैं यहाँ पर एरो देता हूँ, इसका मतलब क्या है, हाँ यहाँ पर हम एरो इस तरफ एरो देते हैं, ये हमारे वेक्टर फॉर्म को शो कर रहा है। यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो अब मैग्नीट्यूड के अंदर हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर तो है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 2 पाई/टी। टी इज द टाइम जो ये जो मून जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। क्योंकि अब मून जो रिवॉल्व कर रहा है कितने टाइम के अंदर कर रहा है, मून जो रिवॉल्व कर रहा है हमारे पास 27.3 डेज। मून जो हमारे पास रिवॉल्यूशन करता है अपना कंप्लीट डे पे, वो कर रहा है 27.3, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन, एक साइकिल जो कंप्लीट कर रहा है अराउंड द अर्थ। तो सेंटीमीटर एक्सप्रेशन अगर इसमें हम पुट करें, तो हमारे पास वी की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर अपॉन टी, डिवाइड बाय क्या, आर है, और इसके ऊपर क्या, स्क्वायर है।
तो इसको अगर हम फर्दर इसको सोल्व करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगी 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपन टी। अब इसी चीज को अगर हम फर्दर अगर सोल्व करें तो ये आर हमारे पास डाउनवर्ड है, ये ऊपर जाएगा तो क्या 1/r आ जाएगा, आर आर में कैंसिल हो गया। तो ये जो फार्मूला हमारे पास बना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, वो बना 4 पाई स्क्वायर आर अपन टी। ये हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बनी। अब ये जो आर है, ये क्या शो कर रहा है, दिस आर इंडिकेट आर्बिटल रेडियस। ये शो कर रहा है किसको, आर्बिटल रेडियस। आर्बिटल रेडियस कौन सा होता है, आर्बिटल रेडियस जो हम लेते हैं सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून। ये जो है सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ मून तक जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्बिटल रेडियस कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मून टू सेंटर ऑफ अर्थ, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्बिटल रेडियस कंसीडर करते हैं। जब ये आर्बिटल रेडियस होगा तो ये इक्वेशन जो रीराइट करके हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रीराइट एज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आर एम लिखेंगे क्योंकि ये क्या है हमारे पास आर्बिटल रेडियस है किसका, मून का। ये किसका आर्बिटल रेडियस है, मून का। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आर्बिटल रेडियस ऑफ मून बन गया। अब उसके नीचे हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम जो जिसके अंदर ये कंप्लीट एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है अराउंड द अर्थ। अगर हम इस टाइम पीरियड हमें मिला हुआ है और रेडियस हमारे पास जो आर्बिटल रेडियस है, तो आर्बिटल रेडियस जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लेते, तो हमें कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारे पास, क्योंकि टाइम पीरियड जो हमने 27.3 डेज बोला है, और आर्बिटल रेडियस जो है हमारे पास मून का है, दैट इज इक्वल टू 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। इसमें हम मीटर करके, और जब इस फार्मूला के अंदर पुट करें, कौन से फार्मूला के अंदर, जो अभी हमने सेंटीपिटल एक्सलेशन वाला फार्मूला ये फाइंड आउट किया है, जब इस फार्मूला के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेट आप खुद कर लेना, मैं वैल्यू लिख देता हूँ जो आपके पास है, दैट इज इक्वल 2.72 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। पर ये जो वैल्यू हमारे पास माइनस के अंदर है, इतनी वैल्यू बनेगी, क्योंकि अब से मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि ये सेंटीमीटर एक्सलेशन हम फाइंड कर रहे हैं किसकी, मून की। और नेगेटिव साइन यहाँ पर शो करिए कि एक्सलेशन जो थी वो कहाँ थी, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। जिस ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी सेंटर की तरफ ये होगी। तो ये हमारे पास आ गई सेंटीमीटर एक्सलेशन ऑफ मून। दिस फार्मूला जो है आइडेंटिफाई किसने किया, हाइजन ने किया था। तो अभी हमने दो चीजें डिस्कस की, एक सेंटीमीटर एक्सलेशन ऑफ मून, दूसरा हमने डिस्कस किया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू मासेस। ये भी याद रखें। अभी हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास जो है, जैसे हमने पढ़ा F = G m1 m2/r²। जैसे अब अगर हमारे पास दो बॉडी है, सपोज m1 है और m2 है, अगर सपोज करें यहाँ पर पहले अगर फ्री स्पेस रखते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास m1 है और ये m2 है, इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, मतलब फ्री स्पेस है। अब मैं दोनों मासेस को दोबारा लेता हूँ, m1 को और m2 को भी लेता हूँ। अब इन दोनों के दरमियान हम फ्री स्पेस नहीं रखते हैं, नाउ पुट अ सर्टेन मीडियम बिटवीन टू मासेस। अब क्या करें, हम इन दरमियान एक मीडियम को पुट कर देते हैं। अगर हम मीडियम को पुट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू मास। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन टू मासेस। दो मासेस के दरमियान मीडियम उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ ये आपके पास, क्योंकि जितना पहले फोर्स लगा जब फ्री स्पेस था, जितनी पहले फोर्स लग रही थी तो उसके बाद भी उतनी फोर्स लगेगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल के फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम फाइंड आउट
करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जो हम फाइंड करते हैं कि ग्रेविटेशनल फार्मूला को यूज करते हुए टू कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ, कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ अर्थ को हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो है, सपोज करें ये अर्थ है हमारे पास, ये हमारे पास मास ऑफ बॉडी है, ठीक है, विच प्लेस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। और मास ऑफ बॉडी जो है उसका मास हमारे पास जो है हमारे पास एम है, और अर्थ का जो मास है हमारे पास एम ई है। एम इज द मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी, एम ई इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ बॉडी तक है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसी चीज को अगर कंटिन्यू करें तो हमारे पास, क्योंकि ये दो मासेस है, दोनों के दरमियान सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ मास तक जो डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एज कम्पेयर टू बॉडी का जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर स्मॉलर होने की वजह से उसको हम निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। जब उसको हम निग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास जो है, क्योंकि दोनों मासेस है तो उनके दरमियान न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करेंगे। जब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम यूज करेंगे तो उसके दरमियान क्या है, हमारे पास जो फोर्स है बिटवीन टू मासेस, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा हमारे पास फिजिकल टू जी, एम इज द मास ऑफ बॉडी, एम इज द मास ऑफ अर्थ, और डिवाइड बाय क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब हमारे पास जो फोर्स है यहाँ पर, अब बॉडी सरफेस पे रखी हुई है तो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो उसका जो फोर्स है वो किसके बराबर है, वेट ऑफ बॉडी के बराबर, वेट हमारे पास क्या है, एम जी के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, एम जी इज इक्वल टू, क्योंकि फोर्स को हमने किसके बराबर लिया, वेट के बराबर। तो यहाँ पर आएगा जी मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ अर्थ, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मास ऑफ बॉडी का ये कैंसिल हो जाएगा तो जी इज इक्वल क्या होगा, जी मास ऑफ बॉडी, मास ओ सॉरी मास ऑफ बॉडी तो उसमें कैंसिल हो गया। तो हमारे पास मास ऑफ बॉडी अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अब इसी चीज को अगर आगे यूज करें तो हमारे पास ये फार्मूला रीराइट आगे लिखें, क्योंकि हमें तो मास ऑफ अर्थ चाहिए। तो मास ऑफ अर्थ के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, के कैपिटल जी। अब इन सब वैल्यू की जो है कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस ऑफ अर्थ जो है हमारे पास कितनी है, 9.8 है, स्मॉल जी 9.8 है मीटर पर सेकेंड है, जिसको कहते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की अपनी वैल्यू हम पढ़ के हैं 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ जो हमारे पास सिंपली हम लिखें तो रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है 6400 किलोमीटर है। या फिर इसको हम लिखें 6.4 × 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। जब इसको इस फार्मूला के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी इस फार्मूला के अंदर, तो इस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है। ये कहाँ था, एट सरफेस ऑफ, एट सी लेवल की कह सकते हैं या सरफेस ऑफ अर्थ कह सकते हैं। और रेडियस ऑफ अर्थ और कैपिटल जी। तो इसको हम पुट करें तो मास ऑफ अर्थ जो हमारे पास आएगा दैट इक्वल टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इन सब वैल्यू को ऊपर वाले फार्मूला में आप पुट करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और ये वैल्यू जो हमने लिखी है ये राउंड अप करके लिखी है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है हमारे पास 5.98 × 10⁻24, 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम, क्योंकि ये मैंने वैल्यू जो लिखी है वो राउंड अप लिखी है, राउंड अप करके इस वैल्यू को जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इस तरह के हम क्या करेंगे, मास ऑफ अर्थ जो फाइंड करेंगे।